अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अच्छा, ये अब आपने एक्शन की हम बात कर लेते हैं। जो इसके बाद आई डिक्लेरेशन, जॉइंट डिक्लेरेशन, मुश्तरका अलामिया आया, 26 नुकात का था। तो पहले तो उस पर मुझे बताइए कि कौन से नुकात आपको लगे कि ये रिप्रेजेंट करते हैं जो एक सारी पार्टीज़ का मुश्तरका जो एक उनकी स्ट्रेटजी है या सोच है। देखिए, वो तो अब सब ने उस पर दस्तखत कर दिए ना, और उसके अंदर ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट का जो बयानिया वो भी आ गया। ये बहुत बड़ा कदम है कि नवाज शरीफ साहब कर देते, मगर बयानिया के अंदर जो ऑफिशियल बयानिया है उसके अंदर ना आता। उसके अंदर आता इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर हो, प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करें, ये करें वो करें, मगर उसके अंदर तो आ गया कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बाहर रहेगी, नहीं मानेंगे ये चीज़, नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते। तो अब वो आ गया, वो अब एक तारीखी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट बन गया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब उसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करे 10 दिन के अंदर अंदर, नहीं करेगा। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों, डिमांड तो है, मगर जब तक करवाएंगे नहीं होगा नहीं। पहले नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा। इसी तरीके के साथ बहुत से डिमांड्स हैं, मगर अगर 24 डिमांड्स हैं या 26 हैं, अगर उनमें से 6 भी कोर डिमांड्स माने जाएं तो मेरा ख्याल है रास्ते खुल जाएंगे। और ऐसे ही होता है। अगर देखें ना, आपने गाड़ी बेचनी है तो कहोगे जी मैं तो 60 लाख मंगनी है, दूजा आके कहेगा 30 लाख तो उतनी वैल्यू कोई नहीं, मार्केट गिरी, ये हो गया, गाड़ी में ये खराबी है। तो अच्छा चलो फिर की तोड़ी ऑफर है, तुसी कहते जी मैं तो जी चलो जी 30 असी कहने 35 कर देते, तुसी कहते नहीं फिर मैं सोच के बताते हैं, नहीं देखिए 60 तो नहीं, चलो हम 55 पे आ जाते हैं। ये चलता है मामला। तो 26 डिमांड्स हैं, तो इनमें से कुछ ड्रॉप हो जाएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ इधर से उधर से माने जाएंगे, कुछ नहीं माने जाएंगे। इवेंचुअली इट हैज़ टू कम टू सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन। तो जितने ज़्यादा लंबे चौड़े डिमांड्स आप कर दें वो अच्छा होता है प्रोपेगेंडा के लिए। तो अब जैसे कहते हैं ना, गेम अब शुरू हुई है। हमारा ख्याल था गेम शुरू हो गई थी मौलाना के ज़माने में, मगर उस वक्त मौलाना का बयानिया नहीं चला, बिकॉज मियाँ साहब ने हाथ खींच लिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा था कि नहीं, मुझे मौका दिया जाए कि मैं कोई और रास्ता निकालूं। वो रास्ते नहीं निकले। शहबाज शरीफ साहब मायूस हो गए, वापस आना पड़ा, और आके आपने देख ही लिया उनका बयानिया नहीं चल रहा था। उन्होंने बड़ी कोशिश की, सिंसेरिटी के साथ कोशिश की कि लड़ाई झगड़े इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होने चाहिए, मगर अब इमरान खान साहब भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर यही होना था कि एक दिन आना था कि नवाज शरीफ साहब ने कहना था हुण मैं तुहाडी गल सुन ली है ना, देखो कित्थे पहुँच गए हैं, 3 महीने रह गए ने, हुण होण जा रहा है, हुण मैनूं एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करते पे ने, हुण मैनूं ऐ करते पे ने, हाली भी चुप रही है असी, तो अगर मरना ही है तो लड़ के मरिए, बैठे बैठे मर गए तो फ़ायदा की। तो अब ये पोजीशन है। मरियम की आपने ज़ुबान तो सुनी ली है, शी इज़ डायनामिक। वो तो कहती है कि आ जाओ, रेस्ट करना है कर लो। लुक शी इज़ यंग, कितनी देर जेल ही रखेंगे। आपको पता है कि ये चीज़ें तब्दीलियाँ आती हैं, पता ही नहीं चलता तब्दीली आ जाती। आज इस्टेब्लिशमेंट की एक लीडरशिप है, कल इस्टेब्लिशमेंट की दूसरी लीडरशिप हो, कल आज कोई इस किस्म की क्राइसिस है, कल कोई और क्राइसिस आ जाएगी। नथिंग रिमेन्स द सेम। पॉलिटिक्स इज़ ओपन एंडेड हमेशा। एंड बात यह है कि मियाँ साहब हैं या नहीं हैं। अब मियाँ साहब की जो नून लीग है वो फ़र्क नून लीग है, और पुराने लोग जो कि नहीं चाहते थे कि ये रास्ता हो, जो और बयानियाँ लेके चल रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो पिट गए, और उनकी पिटाई इस्टेब्लिशमेंट ने की है और इमरान खान ने की है। उनका ग्राउंड नीचे से गिर गई है। वो जो आर्ग्यूमेंट देते थे ना अपनी क्लोज डोर मीटिंग में, वो अब किस मुंह से वो कहेंगे। वो सबसे पहले तो उनसे कीमत अदा कर ली गई, उनको जेलों में डाल दिया गया जिन लोगों को, और उनको कहा कि नहीं उन्होंने बेल हो जाएगी, 9 महीने उनको रखा। तो अब वो किस मुँह से वो बोलेंगे। तो वो तो चुप है। जब मियाँ साहब अब बात करते हैं तो पहले तो वो रोक कर नहीं सर नहीं देखे ना सर ये, अब वो चुप है और अवाम खुश है। आपको पता है जब मियाँ साहब वापस आए थे, लंदन चले गए 13 जुलाई को जब वापस आए, तो उस वक्त 2 बयानिए थे ना। एक था कि नहीं, बड़ा उनकी रिसेप्शन नहीं करनी और लोग निकलना चाहते थे, उनको वेलकम करना चाहते थे, और एक बयानिया था कि नहीं निकले। मगर फिर वो दूसरा बयानिया कामयाब हो गया और इन्होंने अपने लोगों को रोक दिया कि इतनी बड़ी वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है, नाराज़ हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट और ना हमारे पे प्रेशर आ जाए। तो अब वो सिचुएशन ख़त्म हो गई है।
अब ना मियाँ साहब ने आना है और ना ही ये जो बयानिया शहबाज शरीफ साहब का भी नहीं चलना। अब दूसरी ज़ुबान से नेगोशिएशंस होंगी और उसमें उन्होंने वो भी डिस्कस कर लेते हैं वो ज़ुबान जो है वो कैसे शुरू होगी और कैसे तलखी होगी और फिर किस स्टेज पे बात हो सकती है या नहीं हो सकती। जी, मैं यही आगे से पूछने वाली थी कि उन्होंने आगे एक्शन प्लान भी दिया है कि पहले हमारे जलसे होंगे, फिर एहतजाजी मुजाहरे होंगे और उसके बाद लॉन्ग मार्च होगी और धरना होगा अगर उस तब तक इलेक्शंस का अनाउंस नहीं किया और ये हुकूमत मुस्ताफ़ी ना हुई। तो ये बताएं कि ये कितना इस पे अमल करेंगे और ये हुकूमत के लिए कितनी बड़ी थ्रेट होगी और ये अब बात आगे हम क्या होता है भी देख रहे हैं। अब बात किधर जाएगी, कहाँ जाएगी? देखिए उन्होंने ये बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने फॉर्मुलेट किया है। एक्चुअली आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मैं और आप भी बात कर रहे थे कि अगर ये करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, वैसे ही हुआ। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें मगर नहीं आपने बताया था कि ये इस तरह 2-3 स्टेजेस होंगी जिसमें ये बात। अच्छा, वो स्टेज ये पहला तो ये अभी मैंने जिक्र किया कि हर कोने में पाकिस्तान में एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट अब आ गया है। छोटा है, बड़ा है, कितनी देर तक चल सकता है, नहीं चल सकता, वो और बात है, मगर सेंटिमेंट आ गया है और लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो ये बयानिया के पीछे अब जब ये शुरू करेंगे, और बिलावल ने बड़ी पहले बात कर दी कि हम पेरिफेरी से शुरू करेंगे, दूर से शुरू करेंगे, फिर अंदर आएंगे, पहले छोटे शहरों से शुरू करेंगे, पहले कोने कोने से शुरू करेंगे। अब आप देखिएगा पश्तून इलाकों में बलूचिस्तान के वहाँ एहतजाज होंगे, रैलीज़ होंगी, टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अब वो लोगों को तैयार करेंगे। इंटीरियर सिंध में होगी, पंजाब में होंगी, पेशावर में होंगी, फाटा में होंगी, गिलगित बल्तिस्तान में भी होंगी। अब आप देखिएगा टक 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 एक मोमेंटम, एक नैरेटिव, एक बयानिया, और वो उसमें इमरान खान साहब की तो तनकीद होगी मगर और तनकीदें भी उसमें आनी शुरू हो जाएगी। जब लोग जज्बाती हो जाते हैं ना, बड़ी बातें कर जाते हैं, वो बाद में पता चलता है ओहो अभी गल करते थे। तो इसके अंदर कहीं कहीं एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया खुल के बाहर आएगा, कहीं कहीं नहीं आएगा, कहीं कहीं आएगा, मगर दोनों इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये चीज़ें आएंगी। अब आप उससे पहले जब ये शुरू होने जाता है आप गिरफ्तारियाँ शुरू कर दें, पकड़ दकड़ शुरू कर दें। उन पता क्या मसला है इनका, पकड़ दकड़ शक्कड़, अब ये ऑलरेडी एक नया पाकिस्तान के लिए एक नया इशू बन गया। इस वक्त जिस इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर से मैं बात करता हूँ, मुझे फ़ोन आते हैं, लोग पूछते हैं कि जी हम पूछना चाह रहे हैं कि मईशत रिस्टोर हो रही है नहीं हो रही। और सबसे बड़ा इशू जो होता है जिसके ऊपर वो मेरी एनालिसिस लेना चाहते हैं कि मईशत कभी भी नहीं चलेगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक सर्टेनिटी नहीं होगी, कंसेंसस नहीं होगा कि आगे कहाँ जाना है, हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ये सेफ़ भी है या नहीं है। मैं आपको बताऊँ, अभी मुझे चाइना से लोग पूछ रहे हैं, चाइनीज़ पूछ रहे हैं कि यार ये पीटीआई गवर्नमेंट जो है ये दस्तखत करी जा रही है, रेड टेप काटी जा रही है, MOUs बनाई जा रही है, कार्रवाई कोई नहीं हो रही, इनका क्या प्रॉब्लम है? चाइनीज़ भी अपसेट हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स। बाकी तो छोड़ें, ये जो स्टॉक मार्केट ये इररेलेवेंट है, ये हमें बताया जाता है जी स्टॉक मार्केट ये होगी, कोई उसका तल्लुक ही नहीं है मईशत के साथ, और इट्स ऑल रिग्ड, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। आपके सारे दुनिया के इदारे कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ जो है 1% 2% ऊपर भी नहीं होनी। आपने यहाँ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जी रिवाइवल होगी, इकॉनमी चढ़ने लगी है, ये सब झूठ। कारोबारी लोगों से पूछें, वो किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, बिकॉज उन्हें पता है कि यार ये पैसा बहुत है लोगों के पास, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मगर उन्हें डर लगा हुआ है कि जी यार ये हमने इन्वेस्टमेंट की और उधर से जलसे जुलूस शुरू हो गए, पकड़ दकड़े शुरू हो गई, तो क्या होगा, ये तो चलेगा नहीं काम ऐसे। टैक्स कलेक्शन में इफेक्ट हो जाती है ना, जब पकड़ दकड़ ये वो हो तो फिर क्या रह जाता है, और फिर अदालतें एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन अदालतों के ऊपर भी प्रेशर पड़ जाता है ना, अपनी इंडिपेंडेंस शो करें, ऐसे ही है ना जी। तो शुरू हो जाती तनकीद सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ी मुश्किल से जुडिशरी बच के चल रही है कि अगर ज़्यादा उन्होंने टिल्ट कर दिया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ या पीटीआई की तरफ तो गाली गलौज जुडिशरी के खिलाफ शुरू हो जाएगी कि कहाँ रोकेंगे इसको, ये नहीं रुक सकती ये बात। इंटरनेट को नहीं बंद कर सकते, इंटरनेट बंद कर दिया तो कारोबार तबाह हो जाएगा, तो उसको चलना है। सोशल मीडिया के साथ क्या करेंगे? अब सोशल मीडिया इस मुल्क में 1/2 ऑफ दिस कंट्री जो है उसके पास टेलीफोन्स हैं, सोशल मीडिया है, खबर तो रुकती नहीं, तो आप खबर को कैसे रोकेंगे? खबर जब चलती है तो फिर आपके खिलाफ जाती है बात। मईशत नहीं रिस्टोर होगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता था कि 2 चीज़ें होती हैं जिसके साथ इन्वेस्टमेंट होती है और मईशत चलती है, सर्टेनिटी
एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक सर्टेनिटी वो होती है कि सबको पता होता है कि ये टैक्स रेट्स हैं अगले 5 साल के लिए, ये सहूलतें हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, ये बरकरार रहेंगी, जो गवर्नमेंट भी आएगी या नहीं आएगी, या एक गवर्नमेंट चलेगी और ये रखेगी, ताकि हम जो इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, जो कैलकुलेशन के साथ तय करने लगे हैं, वो बरकरार रहेंगे। एक ये सर्टेनिटी, इसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्टेनिटी। फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि अगर गवर्नमेंट तब्दील होनी शुरू हो जाए तो इकोनॉमिक सर्टेनिटी कहाँ गई? जो नई गवर्नमेंट आएगी वो पॉलिसी चेंज कर देगी इकोनॉमिक्स। तो ये 2 पिलर्स होते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के, इकोनॉमिक ग्रोथ के। इस मुल्क के अंदर ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना इकोनॉमिक सर्टेनिटी है। Therefore, और जब यू टर्न पे यू टर्न एक हुकूमत लेती है तो इकोनॉमिक सर्टेनिटी कहाँ से आई? अगर स्टेबिलिटी होती भी तो ये हुकूमत जो है सर्टेनिटी नहीं दे सकती थी, जितनी नाअहल हुकूमत है ये। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, और जब तक वो कोने में नहीं उनको धकेला जाएगा और ज़बरदस्त उनको सोचना मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप सोचिए हमें कहाँ ले जा रहे हैं आप, और ये जो प्रोग्राम आपने बनाया हुआ ये कहाँ लेके जाएगा, इसके ऊपर सारी सिविल सोसाइटी, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ये जो पिलर्स होते हैं रियासत के, जो आइन होता है, उसके मुताबिक सबको मिलकर इस मुल्क को बचाना है और चलाना है। ये एक पार्टी, एक इस्टेब्लिशमेंट, एक सिविल सर्विस, एक जुडिशरी अलग अलग होकर नहीं चला सकती। इसलिए ये वो वक्त आ गया है, जैसे कहते हैं ना ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन का। इसीलिए इसके अंदर, एजेंडे के अंदर ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कि जी ट्रूथ कमीशन बनाए, ट्रूथ कमीशन बनाए। अब ये मियाँ साहब का पुराना डिमांड है कि यार अब देखें ऐसे नहीं चलेगा। मेरा नहीं ख्याल मियाँ साहब कोई एडवेंचरर हैं, मेरा ख्याल है बहुत कुछ उन्होंने भी सीखा है। इनफैक्ट उनकी इस तकरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें थी, कुछ थोड़ी चीज़ें से मैं समझता हूँ अगर वो कुछ और भी कह देते तो अच्छा था, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने उनसे जो गलतियाँ हुई हैं वो तस्लीम कर लेते। उन्होंने एक आध गलती तो तस्लीम की नैब के बारे में, मगर और भी गलतियाँ हुई हैं तो तस्लीम कर लेते कि जी हमने भी एक ज़माने में सारा भरोसा इस्टेब्लिशमेंट का सोचा था कि यही सबसे ज़्यादा मुक़बिल वतन है, इनको सबसे बेहतर पता है, और हमने कोशिश की चलने की, मगर हमसे, और हमने ये भी किया इनके लिए, हमने ये भी किया, हमसे गलती हो गई। हमें अब जाके एहसास हुआ कि ये प्रॉब्लम, मान लेते ना अपनी गलतियाँ भी, मगर मेरा ख्याल है वो मुश्किल होता है ना सियासतदानों के लिए मान लेना, बिकॉज फिर वो गले पड़ जाती बात। मगर चले अब बात तो सामने, हमें तो पता है ना कौन सी गलतियाँ हुई, किससे गलतियाँ हुई, किस सियासी जमात से कौन सी गलती हो। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को सब पता होता है। मगर इनके सियासी रहनुमा जो हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, वो अपने उस पर एक्सेप्ट करते हैं। बिलावल ने कल जो डिक्लेरेशन के बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हो रहा था, उसमें ये कहा कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं और हम उसको उनसे सीखा है हमने गलतियां। तो मैं ये कह रहा था, आप सही कह रहे हैं। मैं आपने पूछा ना फिर आगे क्या, तो पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी ने डिस्कस ही नहीं कोई कर रहा, किसी को समझ ही नहीं कि उसका क्या रोल है आगे का, जो आगे जो होने जाना है। ये बिजनेसमैन उठ के चले जाते हैं मिलने किसी को कि जी आप हमें बचाएं। वो कैसे, उन्हें नहीं पता इकोनॉमिक्स क्या है, वो नहीं, उनका जॉब ही नहीं है कि वो आपको फाइनेंस में, वो आपको हफीज़ शेख के पास भेज देते हैं। हफीज़ शेख IMF एजेंडा लेके बैठा हुआ है अब तो, और इत्तेफाक नहीं है उसके ऊपर। तो मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जो प्लान बनाया है कि पहला कदम जो है वो इस तरीके से होगा, उसके साथ एक टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान कुछ बात करने के लिए तैयार हैं, इक्वल्स, कुछ मुनासिब बात करने के लिए तैयार है, नहीं तो इसको और ऊपर करें। और ऊपर से मुराद ये है कि फिर बड़े बड़े जलसे शुरू होंगे, वहाँ बात और सख्त होनी शुरू हो जाएगी, तनकीद और कड़वी होनी शुरू हो जाएगी। और फिर जो उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को हम चलाएँगे और इंतज़ार करेंगे कि कोई मौका मिलता है नेगोशिएशन का, बात को आगे बढ़ाने का कि नहीं। और इसके दौरान तमकरत कुछ भी हो सकता है। मईशत तो बैठ गई है, वो नहीं उठेगी। जब ये मईशत बैठी रहेगी ना अगले 6 महीने, तो आप सोचिएगा कि कितनी तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी सबको। ये जो आवाम का नाराज़गी है, ये और नाराज़ होंगे और क्राइसिस बनेगी और ये प्रेशर पड़ेंगे हुक्मरान तबके के ऊपर जो आज हुक्मरानी कर रहे हैं। इनका यही एजेंडा है कि इसको और अब बढ़ाया जाए और अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर इसको ऊपर लाया जाए। आखिरी स्टेज वही है कि नहीं मानते, चलो फिर मौलाना तो ले आए थे ना लोग जी, तो अब तो और लोग भी आएंगे ना, और अब तो ऐसे करके आएंगे। ये अब इमरान खान का धरना नहीं होगा, ये जब आएंगे ना तो ये फैसला करके आएंगे या आर या पार, बिकॉज पार तो ये होने जा रहे हैं। अगर ये कुछ नहीं करते तो ये पार हो जाएंगे। तो आर जो है नहीं, मेरा मतलब है आर हो जाएंगे, पार नहीं हो। पार तो वो उस वक्त होंगे जब ये अपनी फुल फोर्स के साथ आएंगे। नेगोशिएशन होती है जब आमने सामने आंखों में आंखें मिला के और आप खेलते हैं। अभी तो आंखों में क्या आंखें मिलानी है, आपको तो चुप करा के बैठाया हुआ था, पट्टी बांधी हुई थी आपके ऊपर, मीडिया के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी। अब वो पट्टियाँ खुलेंगी। अब ये जब ये जलसे जुलूस होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, मार कुटाई होगी,
ये एक रास्ता है। दूसरा ये रास्ता है कि जब ये हाथ से गेम ना निकल जाए, मार कुटाई में अगर कोई बंदे मारे गए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अपने, मैं हमेशा ये कहता था कि एक चिंगारी, अल्लाह रहम करे, एक चिंगारी इधर की उधर हुई, आप और क्राइसिस में मुल्क गया। अभी आपने देखा एक रेप केस के ऊपर पुलिस के ऊपर कितना दबाव आया और ये कितना बड़ा इशू बन गया, ठीक है ना। अब इस किस्म के इश्यूज और बनने शुरू हो गए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल। और उधर दुश्मन बैठा है, मत भूलिए वो देख रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि दुश्मन गड़बड़ कर रहा है आपके मुल्क के अंदर, ऐसे ही है ना जी। दुश्मन देख रहा है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, और दुश्मन जो है उसको दुश्मनी इन नवाज शरीफ से नहीं है, इमरान खान से नहीं है, उसकी दुश्मनी किसी और से है। और वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। फिर वो अपनी चाल चलेगा। जब वो अपनी चाल चलेगा, और किसी स्टेज पे भी वो चाल चल सकता है, ये याद रखिएगा कि ये मैं कह रहा हूँ आपको, बिकॉज अगर आप उनकी जगह पे बैठे हों तो आप सोचें यार ये तो अब पाकिस्तान इज हेडेड इनटू अ क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, ऊपर से पॉलिटिकल क्राइसिस, ऊपर से एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्राइसिस, कंसेंसस रहा ही नहीं इस मुल्क के अंदर। को इधर गुरिल्ला मूवमेंट को, इधर सेपरेट मूवमेंट को, इधर फंड करेंगे, उधर करेंगे, और जिन लोगों के पास को फंड करें वो कहेंगे ऐसी की तैसी, जहाँ से भी हमें अगर शैतान भी देता है तो हम करेंगे, हमारे साथ जो अंदर यहाँ जो जुल्म हो रहा है, हमारे हकूक़ जो है हमसे छीन लिए जा रहे हैं, वो जहाँ से भी आएगा वो ले लेंगे। फ्रस्ट्रेशन में लोग करते हैं, ये तारीख हमें बताती है। तो इसलिए अगर दुश्मन ने कोई हमला कर दिया और इस मुल्क के अंदर इत्तेफाक ना हुआ, अभी आप देख रहे हैं ना, जब ये कश्मीर को उन्होंने हज़म किया था तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बयानिया चल रहा था शहबाज शरीफ साहब का, तो बड़े तरीके के साथ इन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई इन्होंने ये नहीं कहा उस वक्त कि आप क्या सोए हुए थे जब ये हो रहा था, आपको पता नहीं लगा, आपकी एजेंसियों ने बताया नहीं, आपने क्या किया। इन्होंने नहीं उस इशू को बनाया। अब जाके वो इशू बनाएंगे। अभी इसके अंदर भी आ गया कि आपने कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जनाब। तो ये है, ये ऐसे एक नेशनल कंसेंसस टूटता है जब आप कंसेंसस बनाने वाले या जो जिनकी ज़रूरत होती है उनको आप धकेल देते हैं, ठुडे मारते हैं, जेलों में डालते हैं, तो फिर यही होता है। और दुश्मन बैठा होता है देख रहा है कि हाँ हुन वक्त है, हुन कुछ कर दो थे कर, फिर क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। खुदा ना ख्वास्ता अभी तो आपका ये बयानिया है ना कि पिछली दफ़ा इंडिया ने पंगा लिया तो आपने उनको कम से कम आने नहीं दिया, आपने उनको शिकस्त दे दी एक किस्म की, ये आपका ये बयानिया है। कल को दूसरा बयानिया भी हो सकता है ना, कल को कोई और बयानिया भी हो सकता है। इस वक्त आपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपने इतनी रैपिड शिफ्ट की है, सऊदी अरेबिया को जो आपने नाराज़ किया है, इसका भी जिक्र आ गया है इसके अंदर इनके। जी बहुत बड़ा कदम आपने उठाया, ये गलत कदम है, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। एक पूरा कैंप है वहाँ, सारा मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के कैंप में है। आपने रातों रात आप उस कैंप से हट के और आप एक दूसरे कैंप में जाना चाह रहे हैं। और ये जो सारी सेक्टेरियनिज्म शुरू हो गई है, ये आपका क्या ख्याल है, ये क्यों हो गई है, इसके पीछे क्या है। सिर्फ ये सेक्टेरियनिज्म आपको तबाह कर सकती है, आपको एहसास नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, कुछ भी नहीं। आपका ख्याल है आप इनको इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए करेंगे। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत से खदशात हैं। हमारे जो पावर ब्रोकर्स हैं या पावरफुल लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए, कुछ तारीख़ पढ़नी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए आगे। अपनी कुर्सियाँ इसकी तरफ नहीं तवज्जो देनी चाहिए। और इमरान खान साहब को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। ये ना हो कि लोग कहें कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी जब पाकिस्तान टूट गया, या पाकिस्तान के ऊपर खुदा न ख्वास्ता हमला हो गया, या पाकिस्तान हार गया, या इस किस्म की कुछ चीज़ होगी। उससे इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट का नुकसान जो होगा, मुल्क का नुकसान हो जाएगा, हम सब का नुकसान हो जाएगा। दिस इज़ अ टाइम टू कम टुगेदर, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू स्टार्ट फाइटिंग लाइक दिस। पर अगर आप किसी को धकेल देंगे जिनके दिलों में आवाम बैठी हुई है, तो फिर यही होगा जी। खुदा तो ये जाएगा उधर ही। अगर लॉन्ग मार्च हो गई तो ये इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, मार कुटाई शुरू हो जाएगी, कुछ किसी स्टेज पे भी जलाओ बुलाओ ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मगर मैं वॉर्न कर रहा हूँ कि एज एन एनालिस्ट इट्स माई जॉब टू टेल यू कि आगे जो मुझे नज़र आ रहा है वो इस किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं। खुदा करे उससे पहले सबको कोई हिदायत हो और कुछ अकल आए और कुछ मुफाहमत से बैठ के बिल्कुल मसलों का हल तलाश किया बिल्कुल। और ये उसका हल ये नहीं है कि जी जो अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं, या जो मरीम कहती है, या जो इमरान खान कहता है, या जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है, किसी एक ही बात सुनी जाए। ये एक हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी
इस मुल्क को आगे कैसे बचाना है, कैसे चलना है, कैसे इत्तेफाक करना है, कैसे कंसेंसस बनाना है, आइन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किसका क्या रोल है, किसके कौन सी डिवाइडिंग लाइन्स है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तय करनी पड़ेंगी। आप समझिए कि एक नई आइन बनानी पड़ेगी जिसके अंदर सबका इत्तेफाक हो। ये आइन ख़त्म हो चुकी है, इसके ऊपर इत्तेफाक ही नहीं है अब, और जो उसको कोशिश करता है इसको इस्तेमाल करने की, दूसरा उसको उड़ा के रख देता है। आपने देख नहीं लिया, अब आवाज़ आ गई पार्लियामेंट के अंदर से कि जज हजरात जिन्होंने 19th अमेंडमेंट में बहुत सी चीज़ें अपने हक में ले ली थी, क्या अब वो कह रहे हैं जी ये जज हजरात भी जो है ये कौन होते हैं अपने आप को इलेक्ट करने वाले, ये भी पार्लियामेंट के अंदर आए। वो APC ने भी कल एंडोर्स किया है पाकिस्तान बार काउंसिल का जो एलामिया है। ये सब चीज़ें जो सेटल थी खुलनी शुरू हो गई हैं और भी खुलेंगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खुल गई है जी, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवा रहे, लोकल गवर्नमेंट खुल रही है जी, नहीं करवा रहे ना, PTI ने फिर पोस्टपोन कर दिए पंजाब के इलेक्शन। तो इसलिए ये क्राइसिस बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हो रही। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ख़त्म होने जा रही है, एक्चुअली बढ़ने जा रही है। देखिए जाते जाते ये बात वाज़ेह हो जाए कि ना सियासतदान गद्दार है, ना इस्टेब्लिशमेंट में गद्दारी है, ना इमरान खान का गद्दार है, सबकी नीयतें अच्छी हैं, मगर जैसे वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है मिसप्लेस्ड कॉन्क्रीटनेस, ये वही मसला है कि कुछ प्रेजुडिसेस हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं पर्सनल, ये चीज़ें सब मुहिबुल वतन है। आई थिंक ये वक्त आ गया है मुहिबुल वतनी का इजहार करने का, सबको इकट्ठे बैठ के, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा, तमाम लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकले और खुशहाली और बेहतरी की राह पे गामज़न हो।